जो आप लोगों का मौक़िफ़ था उसकी फतह हुई है, आप लोगों को जो दरखास्त आप लेके गए थे उसमें कामयाबी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की फतह हुई है। और जो पीडीएम हमेशा इलेक्शन से भागना चाह रही है, हम उसे भागने नहीं दे रहे। वो पहले ग्राउंड से तो पहले ही भाग गए थे। आज जो उन्होंने गैर जमहूरी हरबे आजमाए हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, आला अदलिया ने उसको उड़ा के रख दिया। नया आने वाला साल किस सियासतदान के लिए बेहतरीन साल साबित होगा? इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, आसिफ अली जरदारी या मरीम नवाज? नंबर 1 पे जो लकी रहेंगे 2023 में वो इमरान खान साहब रहेंगे। सेकंड वन इज बिलावल भुट्टो जरदारी। तो अगला साल कैसा रहेगा नंबर्स के एतबार से, मुआशी तौर पर? पाकिस्तान की बर्थडे जब 2023 में आएगी उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर टाइम का आगाज होगा। तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। ये जो नया आने वाला साल है आपको क्या नजर आ रहा है, क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है? देखिए, बुरान तो कैरी फॉरवर्ड होंगे, इसलिए कि बुरानों का इस साल में कोई हल निकाला नहीं है। इतनी डाउन स्लाइड इस साल में हुई है, कहीं और भी नहीं हुई। 2023 को मुआशी एतबार से अब कैसा साल देख रहे हैं? 2023 2022 से ज्यादा मुश्किल साल होगा। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो 2022 की इब्तदा थी उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। लालच जो है वो जब आ जाती है दरमियान में तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। मैके से पैसे ना लाने पर डॉक्टर जमशेद अपनी बीवी को जो है वो कई रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। लालची डॉक्टर आईनी राट से बीवी पर तशद्दुद जो है वो करता रहा आईनी। उसके बाद अपनी ही डॉक्टर बीवी की उंगलियां जो है वो तोड़ डाली हैं। जब भी दौलत की लालच, हिर्स और हवस ने इंसान की आंखों पे पट्टी बांधी तो इसने अपनों के गले भी काटे, अपनों की उंगलियां भी जलाई और अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां भी मारी, यानी कि वो अंधे कुएं में गिर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, प्रोग्राम का जो ओपनिंग पॉइंट है उससे हम आगाज़ करते हैं। आज की जो अहम खबर है, ताज़ा खबर है, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। 2 रोज़ में समाअत की गई है और PTI और जमात इस्लामी की दरखास्तों को मंजूर करते हुए जो 31 दिसंबर को इंतखाबात मुलतवी किए गए थे उस फैसले को कलअदम करार दिया गया है और कहा गया कि 31 दिसंबर को इंतखाबात होंगे। हमारी नुमाइंदा नीलम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नीलम, इस फैसले के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल सहरीश, बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कराने का हुक्म दिया है। शेड्यूल के मुताबिक ये इंतखाबात कल 31 दिसंबर को होने हैं। अदालत ने हुक्म ये भी दिया है कि शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने के साथ साथ वफाकी हुकूमत इस चीज़ को यकीनी बनाए कि तमाम तर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो भी किए जाएंगे और जो शेड्यूल पहले से तय था उसके मुताबिक ही तमाम के तमाम जो इलेक्शंस हैं उनका इनेकाद कराया जाएगा। तो हम आपको बताएं कि ये दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ ये दरख्वास्तें थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली और इसके बाद जो फैसला है वो आज सुनाया गया है। 3 रोज़ से समाअत जो थी इस पर चल रही थी। 3 समाअतों के बाद आज इसका फैसला सुनाया गया है। इस तमाम तर जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई, अगर उसका अहवाल आपको बताएं तो इसमें DG लॉ इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया गया था। इसके अलावा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने भी दलाइल दी। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज अदालत ने तकरीबन 3:30 बजे के करीब फैसला फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला दिया गया। नीलम, आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त PTI के इस्लामाबाद से अली नवाज अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोगों की जो आप लोगों का मौक़िफ़ था उसकी फतह हुई है। आप लोगों को जो दरख्वास्त आप लेके गए थे उसमें कामयाबी मिली है इस फैसले से? जी बिल्कुल सही बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की फतह हुई है। और जो पीडीएम हमेशा इलेक्शन से भागना चाह रही है, हम उसे भागने नहीं दे रहे। वो पहले ग्राउंड से तो पहले ही भाग गए थे, इलेक्शन से भी भाग रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो उन्होंने गैर जमहूरी हरबे आजमाए हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, आज आला अदलिया ने उसको उड़ा के रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक्स हैं जमहूरियत की, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ये अल्हम्दुलिल्लाह कल इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के बाशियों का हक मिला। तो अली साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी ये भी क्या मुमकिन है कि ये लोग इंटर कोर्ट अपील के लिए भी चले जाएं या फिर इस फैसले को चैलेंज करें?
तो ये तो उनको पता होगा, बट अब रह कुछ नहीं गया उनके पास। वो पहले भी सारी कर चुके हुए हैं और सारे हरबे अब फेल किए हैं तरीके इंसाफ ने उनके, और आला अदलिया ने जो आज फैसला दिया है उसके बाद कुछ चीज रह नहीं जाती जिसके ऊपर वो प्ली दे सकते। सही। तो अली साहब, अभी इलेक्शन कमीशन में उन्होंने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। अब यकीनी तौर पर सूरत हाल को देखा जाएगा। तैयारी आप लोगों की कैसी है, क्योंकि अब तो कुछ घंटे बाकी हैं अगर कल इलेक्शन होना है ये तो? जी, हमारी पूरी तैयारी है। तरीके इंसाफ हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। तरीके इंसाफ लोगों की जमात है, अवाम में से आई है, और हमेशा हम तो पिछले 8.5 महीने से कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हाई कोर्ट ने हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट भी किया और हमारे स्टैंड को माना भी, और जो उनके गैर जमहूरी अमल थे उसको उन्होंने सेटिसाइड किया। और जो इलेक्शन कमीशन है, जो सब्सिडरी बनी हुई थी पीडीएम की, जो हर डिसीजन पे अपने यू टर्न ले लेती, आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने उनको उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद। सही। अच्छा, मैं अली साहब आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइएगा, आप हेयरिंग के दौरान क्या कोर्ट में मौजूद थे? जी, मैं हेयरिंग के दौरान नहीं था। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जवाब अदालत ने उनसे ये मांगा था कि जब शेड्यूल जारी हो चुका हो तो उससे 3 दिन पहले इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता? इसी बुनियाद पर आप लोगों के हक में ये फैसला आया? जी बिल्कुल। देखिए, जब इलेक्शन शेड्यूल हो जाता है इन पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती थी। पिछली दफा जब इलेक्शन लेट हुए थे तो अतर मिर्जा साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर ये लिख दिया था कि अब जब शेड्यूल जारी होगा उसके बाद ना यूनियन काउंसिल की तादाद कम या ज्यादा की जा सकती है, ना कोई लॉ पास किया जा सकता है। बट इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया नहीं। उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नजर आता है, असद उमर नजर आता है, पीटीआई की लीडरशिप नजर आती है, उनको पीडीएम की क़यादत नजर नहीं आती। आज अदालत ने ये सवाल उनसे भी पूछा, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं गए? उनके पास चीज का कोई जवाब नहीं था। और जब शेड्यूल अनाउंस हो चुका हुआ है तो इलेक्शन होना है, और कल इलेक्शन पोलिंग डे, और इंशाल्लाह ताला कल इलेक्शन होगा। और आज पर सच। अच्छा, आखिरी बात बता दीजिएगा, अब ये जो 125 यूसीज 101 यूसीज का मामला और साथ में नई हल्का बंदियों का है, वो भी टेम्परेरी रोक लिया गया है? जी, वो सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने उनके नोटिफिकेशन को, और वो अगर तलाक भी होगा तो उसका नेक्स्ट आने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में। चले जी, आपको तवक्कुआत रिजल्ट से क्या है? चला जी, तरीके इंसाफ का मेयर बनने जा रहा है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अली नवाज जवान साहब हमारे साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मेयर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनने जा रहा है। नीलम भी हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह करी। नीलम, बताइएगा वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है, और जो मौक़िफ़ था इलेक्शन कमीशन का उससे भी आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सहरिश, आपको बता कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब तो दाखिल कराया, लेकिन वफाकी हुकूमत अपना जवाब जमा कराने से कासिर रही, जिस पर अदालत की तरफ से वफाकी हुकूमत की सरजनिश भी की गई। जस्टिस अरबाब की तरफ से बारहा ये रिमार्क्स दिए गए कि वफाकी हुकूमत ने बड़ा ही मायूस किया है जवाब दाखिल ना कराकर। इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक आपने सवाल किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत को मुतमईन करने से काफ़ी हद तक कासिर रहा। इलेक्शन कमीशन से अदालत की तरफ से बारहा ये सवाल किया गया कि ऐसी कौन सी नई यूसेज है जो कि सिर्फ आपको 12 रोज़ कबल पता चला कि नई मरदमशुमारी के दौरान ये नई यूसेज बनी है, जिसके बाद आपको इलेक्शन का सारा जो शेड्यूल है वो रीशेड्यूल करना पड़ रहा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदगान थे वो खामोश नज़र आए, और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2017 की मरदमशुमारी के बाद से जो इजाफा है आबादी में वो हुआ है इस्लामाबाद की, जिसकी वजह से नई यूसेज में इजाफा हो। जिसके बाद बारहा अदालत की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि ये यूसेज अगर नहीं थी 2017 के बाद तो इनको 12 रोज़ कबल ही सामने क्यों आना था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदगान थे वो खामोश नजर आए। ताहम एक बड़ी ही मुफस्सिल समाअत हुई जो कि तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 3 समाअतों के बाद अदालत ने इन फास्तों पर आज फैसला महफूज किया जो सुना दिया गया है। और अदालत की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है कि शेड्यूल के मुताबिक जो इलेक्शंस हैं उनका इनेकाद होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया गया है और बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर कराए जाने का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल, अब ये इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात का होना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा फैसला जो कि अदालत की तरफ से दिया गया। बहुत शुक्रिया नीलम, आप हमारे साथ, आपने हमें डिटेल्स दी हैं, और अली नवाज साहब से की भी गुफ्तगू आपने सुनी जो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। अब आ जाते हैं बाकी की सारी सूरत हाल पर। अगर हम इस बात का निचोड़ निकालें कि साल 2022 मुल्की सियासत पर किस तरह असरअंदाज रहा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2022 मुल्की सियासत के एक हंगामा खेज साल रहा, और साल के इख्तिताम तक ये हंगामा खेजी का सिलसिला जारी है। हर दिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो नित नए स्कैंडल्स और नए मुकदमात ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को परेशान किए रखा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2022 में किसी वज़ीर आज़म को तहरीक दम एतमाद के ज़रिए
इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो मियाँ शहबाज शरीफ ने 2022 में भी पहली मरतबा वज़ारत उज़्मा का मनसब भी संभाला। साल 2022 का आगाज़ PDM की महंगाई मुकाओ तहरीक से हुआ और PTI हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जलसे, जुलूस और लॉन्ग मार्चेस निकाले गए। साल के आगाज़ पर वफाक की हुक्मरान जमात आज ऐवान से बाहर है तो साल के इख्तिताम पर 13 जमाती इत्तेहाद जो है वो इक़्तिदार पर बैठा हुआ है। 2022 में तहरीक-ए-एतमाद, तोशाखाना रेफरेंस, मुबैना ऑडियो टेप्स और सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ और अस्करी क़यादत की तब्दीली सियासी मंजरनामे पर छाई रही और पंजाब असम्बली के लिए साल 2022 सियासी तूफ़ानी साल साबित हुआ। रवा साल पंजाब असम्बली ने 3 वज़राए आला देखे, जहां चौधरी परवेज़ इलाही के लिए साल 2022 बेहतर साबित हुआ। वहीं विफाक में तब्दीली के साथ ही तहरीक इंसाफ को पंजाब हुकूमत से भी हाथ धोना पड़े और सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हमज़ा शहबाज नए वज़ीर आला पंजाब बन गए। हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला चंद माह ही चल सकी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में वज़ारत आला का ताज इमरान खान के हिमायत याफ्ता चौधरी परवेज़ इलाही के सर सज गया। तो जनाब ये सारी सूरत हाल रही है जिसमें हमने देखा कि लॉन्ग मार्च भी हुए और तवील तहरीकें भी चली। 4 नवंबर को अगर वज़ीराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर कातिलाना इमरान खान पर हमला हुआ जिसमें एक शख्स जांबाग हुआ, जबकि इमरान खान समेत कई PTI के रहनुमा ज़ख्मी भी हुए। 3 हफ्ते के वक्फे के बाद 26 नवंबर को PTI का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचा तो इमरान खान ने अपने खिताब में पंजाब और KP की अहमियत तहलील करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में सियासी बहरान साल के इख्तिताम पर भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाला साल 2023 जो कि इंशाअल्लाह परसों जिसका आगाज़ हो जाएगा, मुल्की सियासत के लिए कितना खुशाइंद रहेगा और कितनी तब्दीलियाँ उसमें अब हमें नज़र आएंगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने एक मौसर शख्सियत जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि साल आगे आने वाला किस तरह का रहेगा। ओरिया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ये सब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएगा कि पिछला साल किस तरह देखा आपने इसको और ये जो नया आने वाला साल है आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है? देखिए, बुरान तो कैरी फॉरवर्ड होंगे, इसलिए कि बुरानों का इस साल में कोई हल निकाला नहीं है। और ये साल जो था ये कम से कम गुज़श्ता 50 सालों के अंदर सबसे बुरा साल था कि जितनी डाउन स्लाइड इस साल में हुई है कहीं और भी नहीं हुई। और हम इस वक्त एक ऐसी कैफियत के अंदर पड़ गए हैं कि जो कुछ इस साल में हो चुका है इसको सही करने में मेरे ख्याल है कई साल लग जाएंगे। अच्छा, और ये सब मुझे ये भी बताएगा कि अगर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के मुताबिक इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए PTI अरकान को इनफरादी तौर पर, जैसे कि वो कह रहे हैं कि फ़र्दन बुलाया जाए, तो क्या PTI अरकान इस बात पर जो कि अभी फ़िलहाल तो राज़ी नज़र नहीं आ रहे हैं? कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ इज्तिमाई इस्तीफ़ों की मंजूरी पर ज़ोर दे रही है और वो चाह रही है कि इकट्ठे ही मंजूर किए जाएँ? आपको क्या लग रहा है? लेकिन हुकूमत इस मामले को तूल देना चाह रही है। उनका पहला सवाल बहुत ज़बरदस्त है। उसने कहा जब हमारे 11 इस्तीफे आपने एक्सेप्ट किए थे तो उस वक्त किसको इंडिविजुअल बुलाया था और कैसे आपने उनको इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया? तो ये बुनियादी तौर पर उस शख्स को उसकी सियासी औकात याद दिलाने वाली बात है कि भाई साहब, जब आपने ये पूरा गौर कर लिया कि ये सबसे कम वोटों से जीती हुई सीटें हैं तो यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे तो हम जीत जाएंगे, तो आपने उस वक्त नाअहल करार दे दिया और सारे उनको ख़त्म कर दिया, उनकी सीटें ख़त्म कर दी। अब आप किस मुंह से कहते हो कि हम इंडिविजुअली आए? और क्या इंडिविजुअली एक बंदा जब पब्लिकली कह रहा है, लोगों के सामने कह रहा है, कैमरों के सामने कह रहा है कि अंदर जाके मुकरेगा वो, और मुकरेगा तो कैसे मुकरेगा? सही। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएगा और ये साहब कि अभी जैसा कि हमने बिलावल को भी सुना, हाल ही में उन्होंने मोहतरमा की बरसी के मौके पर ये बोला कि आप लोग असेंबलीज़ में अपोजिशन को कहा कि वापस आए, आके अपना किरदार अदा करें। तो इस नए आने वाले साल में क्या आप PTI को ऐवान में जाता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि PTI ये लंबे देर तक इस्तीफे नहीं देगी एंड जिस वक्त में केयर टेकर बनने वाली होगी, मेरा अंदाज़ा है उस वक्त वहाँ आएगी और दरबाजा लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के फिर वो केयर टेकर के अंदर जो होता है आप रोल अदा करेंगे। कौन सा केयर टेकर होना है, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस दोनों मिलकर करते हैं। सही। अब एक नया शोशा जो कि छोड़ा गया है वो है टेक्नोक्रेट सेटअप का, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट 3 कुव्वतों की वजह से बनाने का प्रेशर।
पहले तो अमेरिका यहाँ पर बॉर्डर टेरर शुरू कर रहा है, वो दोबारा से पाकिस्तान को उस जाल में फंसा रहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ लड़े जैसे हम पहले 20 साल लड़ते रहे। यहीं से सब कुछ होता रहा। 3 हवाई अड्डे अमेरिका ने यहीं से लिए थे और यहीं से उन्होंने जाके जैसे कहते हैं अफगाना पर फायर किया था। यहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट मिली थी उनको, यहीं से हमने कुछ 550 बंदा पकड़ के दिया था। तो अमेरिका अब दोबारा चल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी दोबारा आ गई। एक तो वो चाह रहा है कि अमेरिका कहता है कि गवर्नमेंट ऐसी हो कि जो हम जिससे हम डील कर सके किसी तौर पर। दूसरा ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमें पैसे मिलेंगे। जब वॉर एंड टेरर शुरू होगी तो जैसे उनको पहले पैसे मिले थे, जैसे 2002 में 10 मिलियन से एकदम आपकी इमदाद 1 करोड़ 10 मिलियन हो गई थी, तो आप खुद सोचें कि अभी भी क्या होगा। तो वो उनको बड़े चीज आ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में हमारा इलेक्शन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। अगर ये हुकूमत ये फैसला करती है कि चले जाते हैं इलेक्शन की तरफ, तो उसके आप इफेक्ट्स क्या देख रहे हैं मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर? मेरा ख्याल है इंतखाब ही है रास्ता जो कि माशी तौर पे आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि इस वक्त माशी तौर पे कुछ सोने के कुएं तो निकलने नहीं। इस वक्त तो ये है कि पब्लिक किसी ऐसे लीडर को जिससे मोहब्बत करती है और जिसके लिए भूख काटने को तैयार है, उसको मुंतखब करके ऊपर ले आए ताकि अवाम उसकी बात सुन के कुछ देर सब्र कर रहे हैं, उस देर में आप अपनी मईशत को ठीक करें। लेकिन और ये सबसे बड़ा अहम मसला जो कि काफ़ी संगीन है इस वक्त, वो है हमारा मुआशी अदम इस्तेहकाम। अभी जो सूरत हाल मुआशी माहिरीन बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट में जा चुके हैं। अगर हम मिसाक डार साहब की बातें सुने तो उनकी तरफ से कहा जाता है जी बंदोबस्त किया हुआ है। कौन कह रहा है हमारे होते हुए आप कैसे डिफ़ॉल्ट में जा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं क्या वज़ीर ख़जाना? भाई $4 अरब, 4.5 अरब चलो लगा लो, वो भी आवाम के पैसे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप लगा लें $1 अरब आपके पास है। उस $1 अरब आपके पास है, आप कहते हैं मैं 31 अरब बना लूंगा, तो ये जादू की छड़ी हमें भी ताज़े कहाँ पड़े हुए इंतजाम उन्होंने कहाँ से कर दिए। अचानक पाकिस्तान के लोग हैं अपना जेवर बेच के तो वो हुकूमत को देना शुरू हो जाएंगे, ये घर और गाड़ियाँ बेच के हुकूमत को देना शुरू हो जाएंगे, कर्ज उतारना चाहते हैं, या अचानक के शायद एवनफील्ड बेचना चाहते हो, फिर तो शायद हो जाए वो दो फ्लैट बेच दें, फिर शायद कुछ हो जाए, या जरदारी साहब अपना सारे पैलेस बेच दें, शायद हो जाए। वैसे तो कोई बंदोबस्त नजर नहीं आता। सही। अच्छा, आखिर में बस मुझे ये बता दें 2023 का साल पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा होगा? आई थिंक हमारा राब्ता उनसे मुनक़त। बहुत शुक्रिया आपका। और या मकबूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर एक मुख्तसर सी नज़र डाली गई और उनकी जानिब से बताया गया कि आगे क्या होने जा रहा है। इस वक्त हमें कन्नान चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अब उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नया आने वाला साल जो कि बहुत सारे लोगों को एक्साइटेड भी कर रहा है अभी, क्योंकि एक नए आज़म होंगे, नई मोटिवेशन होगी, चीज़ें तब्दील होंगी। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसी रहेगी ये जानते हैं कन्नान साहब से। कन्नान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा, ये नया आने वाला साल किस सियासतदान के लिए बेहतरीन साल साबित होगा? ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, आसिफ अली जरदारी या मरीम नवाज। देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो साल का अदद बनता है 2023 का 2 + 0 + 2 + 3 ये 7 के अदद पे ऐड होके आ रहा है, जो कि इमरान खान साहब का लकी अदद है, PTI का लकी अदद है। तो इन सब में अगर मैं रेट करूँ तो नंबर 1 पे जो लकी रहेंगे 2023 में वो इमरान खान साहब रहेंगे, एंड सेकंड वन इज़ बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब जो मुआशी तौर पर इस वक्त हम बदहाली का शिकार हैं, नंबर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि ये भी नंबर गेम ही है, तो अगला साल कैसा रहेगा नंबर्स के एतबार से मुआशी तौर पर? देखिए, मैं 2022 के जून से ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम रहेगा अगस्त 2023 तक, यानी पाकिस्तान की बर्थडे जब 2023 में आएगी उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर टाइम का आगाज़ होगा। तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप महंगाई का पूछती हैं तो कम होती नज़र नहीं आ रही है, अदरवाइज़ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी पाकिस्तान को। बट जहाँ पे डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें, जो आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को कम से कम इतने पैसे ज़रूर मिल जाएंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने से बच जाए। इंशाल्लाह ये रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, बट पाकिस्तान के लिए अनलकी टाइम स्टिल कंटिन्यू करेगा। 2023 के 14 अगस्त तक वो पाकिस्तान की बर्थडे है, उसके बाद पाकिस्तान अपने लकी टाइम में एंटर होगा, तब तक हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा कनान, 2023 को इंतखाबात का साल भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं अभी मामला तूल पकड़ेगा,
क्या 2023 इंतखाबात का साल होगा? नंबर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, इंतखाबात की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा 2023 जो है ये एहतजाज का साल होगा, एजिटेशन का साल होगा। और मुझे लगता है कि पीटीआई जो है उसके अगर मैं नंबर्स को देखूँ तो बहुत अग्रेसिवली जो है वो अप्रोच रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी अग्रेसिव अप्रोच मुझे नज़र आ रही है पीटीआई की तरफ से। पहले हमने देखा 2022 में खान साहब ने कॉल दी, एहतजाज की, उसके बाद वो कॉल ऑफ कर दिया या किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया। बट अब मुझे वो वाइब्स आ रही हैं जो 2014 में हमने देखी थी कि एक सख्त किस्म का एहतजाज, धरना और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही, क्योंकि अगर हम 2014 शॉर्टली कनान, अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? पहले तो इलेक्शन होने दे, मुझे उसमें डिले नजर आ रहा है, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म भी चले बहुत शुक्रिया। आदरी हमारे साथ मौजूद थे और अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से। अगर साल 2022 की बात की जाए तो मुआशी एतबार से बदहाल साल था, लेकिन एक दूसरा जाविया, एक और जाविया क्या है जो कि हमें 2023 में नज़र आएगा और शायद चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएं, उस पर मैं बात करूंगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को मुआशी तौर पर बदतरीन साल करार दे दिया है। पाकिस्तान को माली साल 2023 में $26 बिलियन से ज़ायद का गैर मुल्की कर्जा वापस करना है। साल 2022 में रुपया $1 के मुकाबले में 49.30 रुपए तक गिरा। साल 2022 में महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई की शरह 4 अशरों के बाद 27.3% तक रिकॉर्ड की गई। फरवरी 2022 में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1600 रुपए का था और दिसंबर 2022 में वही सिलेंडर 2550 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपये महंगा होकर 2400 रुपये तक जा पहुंचा। अंडे 100% महंगे होकर 300 रुपये फी दर्जन हो गए। और अगर अशय खुरनोश की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी साल 2022 में 100% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के पास $5 अरब 80 करोड़ रह गए हैं और ज़खायर पिछले 8.5 साल की निचली तरीन सतह पर आ गए हैं। ये सारी मुआशी सूरत हाल और इस पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, मैंने सारा अहवाल बताया है। साल 2022 ख़त्म होने में बस 2 ही दिन बाकी हैं। 2023 को मुआशी एतबार से अब कैसा साल देख रहे हैं? 2023 2022 से ज़्यादा मुश्किल साल होगा, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो 2022 की इब्तदा थी उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। यानी कि आप यूँ समझें कि बाल्टी में पानी भरा हुआ हो और बाल्टी को उल्टा करके रख दिया गया हो, तो फिर वो पानी तो ख़त्म हो गया। तो यही सूरत हाल है इस वक्त। 2023 जो है नहायत ही ख़तरनाक, जिसे कहते हैं, मोड़ पे खड़े हुए हैं हम। 2022 में पाकिस्तान की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान 6% से ग्रोथ में कहाँ जाएगा, 7-8% पे जाएगा, किधर जाएगा। अब वो मनफी की तरफ जा रही है। 2022 का सबसे जो आखिर में हमने देखा कि आवाम के लिए सबसे तकलीफ देता, जैसे आपने खुद बताया, महंगाई। लेकिन 2023 में महंगाई का सवाल पीछे रह जाएगा और रोज़गार का सवाल आगे बढ़ जाएगा, और जिससे लाकानूनियत भी बढ़ सकती है। इस वक्त हर रोज़ तकरीबन, आज भी एक सूरज कॉटन टेक्सटाइल मिल है, वो बंद हुई। एक दिन पहले निशात चुनिया बंद हुई, इंडस मोटर बंद हुई, पाक सुजुकी बंद हुई। ये पिछले एक हफ्ते में ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो हज़ारों लोगों को रोज़गार देते हैं। तो 2023 में महंगाई पीछे रह जाएगी और रोज़गार का सवाल आगे आ जाएगा। शायद 75 साल में पहला साल ऐसा होगा जिसमें 2 से 3% मनफी ग्रोथ हो सकती है। फिर उसके साथ साथ महंगाई में जिस तरह कहते हैं कि इजाफा 2022 में तो एक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी थी, 2023 में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाएंगे IMF के कहने पे। बिजली की कीमत वापस से बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, रुपए की कदर गिरेगी, और बहुत सारी सब्सिडीज। अभी आपने एक ऐलान सुन लिया होगा कि अब यूटिलिटी स्टोर, पहले कोई भी जाता था तो उसको वहाँ से सस्ते नर्क में चीज़ मिल जाती थी, अब वो पाबंदी लग जाएगी और अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग यूटिलिटी स्टोर से सस्ते दामों में चीज़ें लेंगे। 2023 में शायद क्या यकीनी लग रहा है अब तो, जिस तरीके से IMF
बाहर हो गया है। पाकिस्तान 75 साल में शायद पहली दफ़ा दिवालिया भी हो जाए, और ये दिवालिया जो है बहुत बड़े बड़ों को जो है निगल लेगा और बहुत बड़े बड़े लोगों की सियासत को निगल लेगा, क्योंकि ये दिवालिया इतनी आसानी से हजम नहीं होगा। और पाकिस्तान ने कभी अपनी तारीख में दिवालिया नहीं देखा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब इस दिवालिया के बाद खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक आएंगी तो बहुत सारे लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। और इस आप जो सारी सिचुएशन बता रहे हैं उसमें जो इसाक डार साहब हैं उनकी बातें तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है और 30 से 31 अरब का हमारे पास बंदोबस्त है, ऐसी कोई बात नहीं, हमने बंदोबस्त करके रखा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या हक़ाइक़ छुपा रहे हैं अवाम से, ये हो क्या रहा है। देखें, बात यह है कि ये मईशत की एक खूबसूरती है, इसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती। ये डाटा इसका हर हफ्ते आता है। कल आपके स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर आए 5.8 अरब डॉलर, तो वो जो 31 अरब डॉलर का इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है वो कहाँ जेब में डाल के घूम रहे क्या? वो पाकिस्तान के ज़खायर में नज़र आने चाहिए। सही। और हर हफ्ते अरब डॉलर से गिर रहे हैं, तो ये मईशत है। ये वो नहीं है जो जलसों में खड़े होकर रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के या उल्टे सीधे नारे लगा के हमने ये किया वो किया। और इसमें आवाम खुद गवाह होती है ये जो चीज़ों की। आप जाएं, लोगों से पूछें उनकी एलसीज के साथ क्या हो रहा है। आप मार्केटों में जाएं, बाज़ारों में जाएं, आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि माशी तौर पे पहले तो हम सुनते थे हम बदहाल हैं, लेकिन अब हम माशी तौर पे जिसे कहते हैं दिवालिये की तरफ चले गए हुए हैं। लोगों ने यहाँ पे, एक तो हुकूमत ने कारोबार बंद करा दिए, लोग कारोबार बंद कर रहे हैं क्योंकि अब उनके कारोबारों में इतनी सकत भी नहीं रही कि वो तनख्वाहें अदा कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अनफोल्ड हो रही हैं 2023 में, और हम जो है बार बार मैं हमेशा से, लेकिन अगर इलेक्शन हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो फिर मे भी कुछ इस्तेहकाम आ जाए, चीज़ें कुछ बदल जाएं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाजरीन, ये सूरत हाल है जो कि मुआशी तौर पर पिक्चर दिखाई है मुजम्मिल असलम साहब ने। अब मैं चाहूँगी कुछ सियासी एतबार से भी बातें हो जाएँ, कराची की सियासत की बात हम कर लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कामरान टिसोरी साहब एक ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं। मुत्तहिदा के वो धड़े जो कि कुछ बिछड़ गए थे, आपस में दूरियां पैदा हो गई थी, उनको आपस में मिलाने के लिए वो आगे आए। और कहा जा रहा है कि इतवार के रोज़ यानी कि परसों एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। मुस्तफ़ा कमाल की भी मुलाकात हुई है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे, कामरान टिसोरी साहब भी थे। तो इस हवाले से हम जान लेते हैं। इस वक्त हमें फ़ारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, मुलाकातों का सिलसिला जो कि चल पड़ा है, इससे आगे कुछ बढ़ेगा या फिर बस एक रस्मी मुलाकातें हो रही? मेरी दुआ भी है और ख्वाहिश है, और 2.5 सालों से मेरी बसीरत में जो मैं देख रहा था मेरे विजन में कि जब तक कराची में एक मरतबा फिर मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल कायम नहीं होगा, जो MKM के नज़रिए की असास है उसकी बुनियाद पर दोबारा सारे MKM के धड़े MKM में जम नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, उस वक्त तक सिंध के शहरी इलाकों और जो महाजरों का एहसास महरूमी, यतीमी, लावारसी, बेबसी, बेगानगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो 2.5 सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे जो साथी MKM पाकिस्तान में हैं या PSP में शायद वो उसको उस तरह सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं, वक्त के जबर ने सबको सिखला दिया है और सब इस बात पर आमादा नजर आ रहे हैं। फारूक भाई, आप 2.5 साल से कोशिश कर रहे थे लेकिन आप लोग एक पेज पर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है, तो वो क्या ऐसी बात है जिस पर फिर ये सब राजी हो रहे हैं? मेरे ख्याल में लग रहा है कि अब पूरे मुल्क की सियासी जमातों अकाबरीन को भी एहसास हुआ कि PTI MQM को रिप्लेस नहीं कर सकी और MKM ने भी जो है वो अपनी जगह छोड़ दी, तो एक वैक्यूम और एक खला है, ठीक है ना। और इसी तरह पीपल्स पार्टी उसको अपनी दौलत और सूबाई नाम निहाद, सूबाई खुद मुख्तारी नाम निहाद दही इलाकों की जो मसनूई अक्सरियत है, जिसको उनकी ज़्यादा सीटें, जिसको उनका हमेशा वज़ीर आला आता है, सिंध के शहरी इलाकों से कभी वज़ीर आला नहीं आया, और 50 सालों से जो भी मरदमशुमारी उसमें 60% दही इलाके, 40% शहरी इलाके। कैसे हो सकता है सारा इन्फ्लक्स कराची में, पूरी दुनिया, वियतनामी, बर्मी, बंगाली, अफगानी वो कराची में, फिर सारे मेरे पख्तून भाई, पंजाबी, बलोच, सिंधी, सराइकी
सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती बल्टी मेरे भाई हैं, मेरे बहनें, मेरी बेटे बेटियां हैं, मुझे इनसे जाती तौर पर कोई बुग़्ज़ नहीं। लेकिन उन सब की आबादी को गिनकर अब शहरी इलाकों की आबादी ज्यादा हो गई है। अब आइंदा इंतखाबात से पहले या उस इंतखाबात के साथ मरदमशुमारी हो, जिसमें तो अब ये मसला है तो मरदमशुमारी सही कराने का, दूसरा 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया मेरी पिटीशन पे इख्तियारात बल्दियाती इदारों को, तो वो भी नहीं मिले। पीपल्स पार्टी से 9 महीने हो गए, माहिदा हो गया। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने एक बेटा MQM को दिया, एक बेटा पीर साहब जैसे गांव के देते हैं, एक बेटा उसको दिया। PSP को 7 दिन के धरने पे, 28 दिन के धरने पे जमात इस्लामी को बेटा दिया, लेकिन किसी को बेटा नहीं मिला। और आखिर में क्या हुआ कि पता ये चला कि न बेटा हुआ न बेटी हुई और लोग खाली हाथ रहे। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि जो अगला साल आ रहा है उसमें आप लोग मुत्तहिद भी रहें और चीज़ें पहले से बेहतर हों। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मसला जिस पर बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत ही अहम मामला जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ, और लाहौर में ये वाक़या पेश आया जिसने दिल दहला दिया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक मसीहा जो कि किसी की भी जान का दुश्मन बन जाए तो क्या इस हवाले से कहा जा सकता है कि सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है कि एक मसीहा, एक डॉक्टर जो कि एक ऐसे पेशे से मुंसलिक है कि जिसमें लोगों को दर्द की दवा देना, उनका इलाज करना उसका फ़र्ज़ है, वही जब दर्द देने लगे और वो भी उनको जो उसके अपने प्यारे हों, तो क्या ही कहा जाए। लालच जो है वो जब आ जाती है दरमियान में तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। मैं चाहूँगी कि इस खबर की डिटेल्स हम लें लाहौर से अपने नुमाइंदे मालिक से। खुर्रम आप बताइएगा, ये डॉक्टर जो कि जमशेद बताया जा रहा है जिनका नाम, जिन्होंने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, उनकी उंगलियां तक तोड़ दी हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? में मिसाही के पेशे से मुंसलिक डॉक्टर को जो है वो अंधा कर दिया है। मैके से पैसे ना लाने पर डॉक्टर जमशेद अपनी बीवी को जो है वो कई रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। लालची डॉक्टर आइनी राठ से बीवी पर तशद्दुद जो है वो करता रहा। आइनी उसके बाद अपनी ही डॉक्टर बीवी की उंगलियां जो है वो तोड़ डाली हैं। डॉक्टर जमशेद की बीवी पर तशद्दुद से जो है यकीनन इंसानियत भी जो है वो शर्मा गई है। डॉक्टर किरण के वालिद डॉक्टर अब्दुर्रहमान की मदीद में थाना मिस्टर क्लूनी ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मतन के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर जमशेद बेटी को जो है ब्लैकमेल करता था, और मतन का मजीद ये भी कहना है जो FIR में मतन लिखा गया कि डॉक्टर जमशेद हीले बहानों से अपने ही जो है बीवी के जरिए ससुराल से 30 लाख रुपए जो वो हथिया चुका है। और लालची डॉक्टर घर आबाद करने की बजाय मजीद पैसों के लिए बीवी पर जो है वो तशद्दुद करता रहा और मजीद जो है वो उंगलियां भी तोड़ता रहा। मतलब में ये भी लिखा गया है कि डॉक्टर ने जो है डॉक्टर जमशेद ने तमाम सामान जो है अपने आबाई घर में जो है भिजवाया और उसके बाद बेटी को जो है घर से निकाल दिया। और जो डॉक्टर किरण है, जो मुतासरा खातून है, वो अपने दर बदर की टोकरे खाने के बाद अपने वालिद के पास इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ठीक है खुर्रम, आप मेरे साथ रहेगा। इस बैरिस्टर वकास सबरेज साहब ने ज्वाइन किया। वकास, आपके वक्का, ये क्या माइंडसेट है? डॉक्टर प्रोफेशन है इनका, एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ लालच की बुनियाद पर इस हद तक चला गया कि अपनी बीवी को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उंगलियां तक तोड़ दी हैं। लीगली क्या कार्रवाई हो सकती है इसके खिलाफ? सरिश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दिल के फफोले जल उठे सीने के आग से, इस घर को लग गई आग घर के चिराग से। देखे जी, जब भी दौलत की लालच, हिर्स और खवस ने इंसान की आंखों पे पट्टी बांधी तो इसने अपनों के गले भी काटे, अपनों की उंगलियां भी जलाई और अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां भी मारी, यानी कि वो अंधे कुएं में गिर गया और हर चीज़ का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। हमारे पास बेशुमार इस तरह के केसेस आते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, और ये इतना मुकद्दस और इतना मजबूत रिश्ता है कि ये ऐसी दीवारें चीन बन जाता है या ऐसी सीसा पिलाई दीवार बन जाता है कि पूरी दुनिया इस रिश्ते के वजूद को मुतज़्ज़ल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं होता। जहाँ तक इस केस के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है, आई मस्ट से सेक्शन 337 इम्पोज किया जाएगा। और एट द सेम टाइम ये इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें आपने कहा कि ये डॉक्टर थे, लोगों के इलाज मुआवजे के लिए हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें शिफा देगा, लेकिन ये डॉक्टर कम और किसाई ज़्यादा लग रहा है कि जो शायद उंगलियां काट नहीं है, किसी पर तशद्दुद करने के लिए शायद इसे हायर किया गया और तशद्दुद इसके घर वाले भी जो है मकबूल। ये अपनी अहलिया पर डॉक्टर ने तशद्दुद किया, इनकी अपनी अहलिया भी डॉक्टर है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि अपनी बीवी पर ये तशद्दुद किया है इन्होंने।
मैं ये समझता हूँ कि जंगल के जो होनहार भेड़िए हैं वो भी अपनी फैमिली, अपने कुंबे और बीवी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन शायद इससे बड़ी दरिंदगी और बेईमानगी की कोई मिसाल हमारे सामने नहीं है कि ऐसी जगह जहाँ से शेल्टर जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए वहीं से तशद्दुद हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर ये केस जो है वो कोर्ट कचहरियों में आ जाए तो बाद में फिर ये हवाती जो है स्टेप लेने की बजाय स्टेप फॉरवर्ड तो चली जाती हैं और फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं और फिर वो जो है आंख और दिल पहाड़ों वाला। अब्रेज साहब, इसमें फिर जाहिर है ख़वातीन अपने बच्चों के हवाले से सोचती हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनना चाहिए ताकि दूसरे इससे सबक सीखें। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा वाक़या आप देखें किसी भी लिहाज से जो कि आपको लगे कि वो आपको टीज़ कर रहे हैं, बोल अवाम की आवाज़ आपके लिए प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ये वीडियोज़ बनाकर भेज सकते हैं और अपने नाम के साथ, अपने पते के साथ एक प्रॉपर वीडियो बनाकर भेजें। आपके हर मसले को बोल टेलीविजन सुनेगा भी, उसको उजागर भी करेगा और बाब इख्तियार तक वो आवाज़ को पहुँचाएगा। लेकिन आपने एक प्रॉपर वीडियो बनानी है, जो भी मसला आपको दरपेश है उसको आप हम तक पहुँचाएँ, हम उसको आगे पहुँचाएँगे। टेलीविजन स्क्रीन पर आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप वीडियो को बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।